हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने चैप्टर नंबर 11, 12, 13 लिए हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल के ऊपर हैं। वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएँ। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा भी लगता है तो ज़रूर से शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि RSCIT संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट द्वारा आपको दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 35 MCQ क्वेश्चंस को। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है आपके सामने। यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक नई प्रेजेंटेशन किस में बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात की गई है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं वो MS पावर पॉइंट में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं या फिर कोई भी पहले से उपलब्ध है यानी अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं। डिज़ाइन टैबलेट से भी हम डिज़ाइन को ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी 3 जो पॉइंट है उनकी मदद से हम कोई भी नई प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली अगर हमें नई चाहिए तो हम न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। फाइल पे जाकर न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो दे रखा है फाइल पे जाके हमें ओपन तो नहीं करना है, बट जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी प्रेजेंटेशन को ओपन नहीं करना है, हमें प्रेजेंटेशन को नया बनाना है यानी नया खोलना है। और ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है ये भी अपना Ctrl+N दे रखा है यहाँ पर। तो ये तीनों ऑप्शन जो एक दूसरे से मैच करते हैं, बट हमारे को यहाँ पर पूछा गया है कि भाई नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 फाइल ओपन पर क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट को ऐड किया जा सकता है। यानी पावर पॉइंट में इनमें से क्या क्या चीज़ को फाइल को ऐड कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर दे रखा है .jpg जो कि हमारा इमेज का फॉर्मेट होता है। ऐसे .gif भी हमारा इमेज होता है। .wav एक वीडियो फॉर्मेट टाइप में होता है। तो हमारे पावर पॉइंट में हम कोई भी इमेज और वीडियो को आसानी से ऐड कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा इस करेक्ट आंसर, यानी उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके सामने, एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा गया है, जब भी हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में अगर कोई भी स्लाइड वगैरह हम बना लेते हैं तो उसके बाद में हमें उससे स्लाइड शो की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर कीबोर्ड में F5 की को दबाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर स्लाइड शो में जाकर व्यू ऑप्शन को चूज़ कर भी कर सकते हैं। स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्स टाइमिंग को भी चुन सकते हैं। तो और या फिर A और B। तो आपके सामने जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 A और B दोनों, यानी कि ये वाला F5 की दबाकर वह स्लाइड शो में व्यू ऑप्शन जाकर। और यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग में हम हमारे जो भी पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को रिकॉर्ड करते हैं उसका टाइम को सेट करने के काम में आता है। तो यहाँ पर हमारे से ये पूछा गया था कि भाई स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होंगे, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट नहीं होते हैं। इससे कि पहले की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स था हमारा उसके अंदर हमने आपको बताया था कि एनिमेशन इफेक्ट कौन से होते हैं। अगर आपको उनको समझना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्रैश कोर्स वाले लिंक पे क्लिक करके भी सीख सकते हैं। यहाँ पर पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो एनिमेशन इफेक्ट एंट्रेंस होता है, मोशन होता है, एग्जिट होता है। अब बचता है लास्ट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा एनिमेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए किस एनिमेशन का प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई आपको अगर एक स्लाइड से अगर आप दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, जाने का मतलब ये है कि अगर आपको उसको खोलनी है तो आप उसमें कौन सा ट्रांजेक्शन को अप्लाई करेंगे। इसका जो आंसर अभी आपको पता पड़ ही गया है। एनिमेशन तो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उसमें लगाते हैं, और एनिमेशन का ही टाइप हमारा एंट्रेंस होता है। व्यू हमारी एक टैब होती है। अब बचता हमारा ऑप्शन नंबर 2 जिसे ट्रांजेक्शन, जो कि हमारी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए हमें ट्रांजेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनिमेशन और ट्रांजेक्शन। इनमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है क्योंकि ट्रांजेक्शन का यूज़ स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए होता है, और एनिमेशन का यूज़ हम जैसे कोई भी स्लाइड के ऊपर कोई भी टेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट वगैरह अगर रहता है तो उस पर हम एनिमेशन लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आता है MS पावर पॉइंट डिज़ाइन टैब में मुख्य कमांड ग्रुप होते हैं। यहाँ पर आपसे पावर पॉइंट के अंदर जो डिज़ाइन टैब होती है उसके अंदर कुछ ग्रुप पूछे हैं कि इनमें से कौन से ग्रुप उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर पेज सेटअप, थीम्स और बैकग्राउंड तीनों के तीनों ऑप्शन हमें डिज़ाइन टैब के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि MS पावर पॉइंट में होते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो आपको ये भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है एक से अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। यानी अगर आपको, जैसे आपके पास में, अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, आपके पास में वहाँ पर बहुत सारी स्लाइड है, अगर आपको पहली और तीसरी स्लाइड को सेलेक्ट करना है तो कौन सा बटन दबाकर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल वाला बटन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि MS पावर पॉइंट 2010 में फाइल नाम के बाद विशेष एक्सटेंशन जोड़ा होता है। यानी अगर आप पावर पॉइंट की किसी भी फाइल को अगर अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं तो उसके पीछे क्या लिखा रहता है, तो उसके पीछे आपको ऑप्शन दिया हुआ है .ppt, .powerpoint या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर .pptx। आपके सामने जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा .pptx। ये आपको याद रखना है जब भी हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं। जैसे हमने हेलो के नाम से अगर फाइल को सेव किया है तो उसके पीछे ऐसे लिखा रहता है .pptx, ठीक है, .pptx लिखा रहता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आता है। अब यहाँ पर एक्सेल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बोला गया है कि एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अगर बनाना है तो उसमें किसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेल वैल्यू तो लेंगे, लेकिन सेल वैल्यू का रेफरेंस नहीं लेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हमारे को कोई भी सेल वैल्यू अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर कुछ भी जो भी डेटा दे रखा है उसको तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है कि सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का भी। सेल वैल्यू या सेल संदर्भ का नहीं, हालांकि दोनों का एक समान। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है सेल वैल्यू और सेल संदर्भों। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए आपको सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों का यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपके सामने, जो कि बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से चार्ट हम एक्सेल के अंदर यूज़ में लेते हैं, तो वो आपको याद रखना है बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट होती है। यहाँ पर चार्ट बनाने का शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, एक्सेल में पूछ रहे हैं 2010 में, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा F11। ये आपको याद कर लेना, F11 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किस संयोजन से बनते हैं। यहाँ पर पूछा है कि एक्सेल में वर्कबुक जो बनाते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। इससे पहले की वीडियो में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कशीट और चार्ट से मिलकर हमारी एक्सेल की वर्कबुक का संयोजन होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस चार्ट के लिए सभी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये है जब भी हम उस चार्ट को बनाते हैं तो सभी वैल्यूज़ के अंदर पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। पहला कॉलम चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, बार चार्ट दे रखा है, ऐसे के लाइन चार्ट दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा पाई चार्ट होता है, क्योंकि पाई चार्ट के अंदर सभी वैल्यू जो बनती है, जो वैल्यू दी जाती है वो सभी पॉजिटिव होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, यहाँ पर ये पूछा गया है डेटा पॉइंट्स की वास्तविक वैल्यू कहलाती है। तो डेटा पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हम कोई भी चित्र को नामांकित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डेटा लेबल्स। आपको यहाँ पर ये याद कर लेना है, क्योंकि एक्सेल के अंदर पूछा गया वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेल के मूल्यों में से न्यूनतम मान कौन देता है। तो न्यूनतम मान के लिए आर्ग्यूमेंट में अगर हमें न्यूनतम मान निकालना हो, सबसे वैल्यू मिनिमम निकालनी हो, तो उसका आंसर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, तो उसका आंसर जो होगा वो मिनिमम होगा। आपको यहाँ पर ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि टेक्स्ट की लंबाई को देता है। यहाँ पर एक्सेल के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि ये पूछा गया है कि टेक्स्ट की स्ट्रिंग की लंबाई कौन देता है। तो यहाँ पर ट्रिम, लेंथ, लेन या फिर लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 LEN, जो कि हम एक्सेल के अंदर LEN फॉर्मूले की मदद से कोई भी टेक्स्ट की स्ट्रिंग की लंबाई को नाप सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल फंक्शन में जाता है। अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। और इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड करा दूंगा आपके कमेंट बॉक्स के अंदर ही, ठीक है। तो आपको मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं।
क्वेश्चन नंबर 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि एक्सेल में किसकी मदद से आवश्यकता अनुसार सीमित डेटा प्रदर्शित कर सकते हैं। सीमित का मतलब अपने अकॉर्डिंग डेटा को शो कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग की मदद से हम हमारे अनुसार हमारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, जो कि इसका आंसर होगा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पोर्ट्रेट होता है और एक होता है लैंडस्केप। ये आपको याद रखना है। पेज ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट, एक होता है हमारा लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी शीट होती है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का मतलब जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें कितनी शीट देखने को मिलती है, तो हमें 3 शीटें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आप कोई भी फाइल को दूसरी बार सेव करते हैं तो उससे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। ये याद रखें, जब भी हम पहली बार करते हैं तो सेव करते हैं और दूसरी बार करते हैं तो सेव एस का ऑप्शन चूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेल 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन क्या होता है। यहाँ पर ये पूछा गया है एक्सेल 2010 का, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉट एक्सेल SX, जो कि 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है कि एक्सेल 2010 में कितने कॉलम की संख्या देखने को मिलेगी आपको, मतलब कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद ही कर लेनी है कि 16,384 होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में पूछा है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा नाम ही स्प्रेडशीट होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एंटर की। अगर हमारे को नया पैराग्राफ अगर चाहिए होता है तो हम एंटर दबाकर ही नया पैराग्राफ MS वर्ड के अंदर काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन किस टैब में आता है। तो MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन हमारा पेज लेआउट टैब में आता है। ये आपको याद रखना है कि जो पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होता है वो किस में आता है, हमारे पेज लेआउट वाले टैब में आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें बोला गया है वर्ड 2010 में रिबिन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। तो रिबिन जो बनता है वो हमारा टैब्स की श्रृंखला से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि पेज के कंटेंट के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट के रूप में जो दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं वाटरमार्क। आपको ये याद रखना है वाटरमार्क क्या होता है। जब भी हम, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, जैसे अभी ये आपका PDF फाइल है, इसके पीछे ये जो ज्ञान अलर्ट जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। तो ये वाटरमार्क में काम में आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड 2010 में पेज लेआउट किस टैब का ग्रुप नहीं है। मतलब आपको इसमें से बताना है पेज लेआउट टैब का ग्रुप नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है थीम, अरेंज, टेबल्स, पेज सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेबल्स। क्या होगा, टेबल्स, क्योंकि टेबल हमारा इंसर्ट वाले टैब में आता है और पेज लेआउट के अंदर हमारे थीम्स अरेंज कर सकते, अरेंज वाला आइकन और पेज सेटअप वाला ग्रुप होता है। तो ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, MS वर्ड 2010 में चार्ट का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बचा कौन सा, प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस हमारा स्मार्ट आर्ट के अंदर आता है। यहाँ पर चार्ट पूछा है तो चार्ट हमारे ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, निम्न में से पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। लेफ्ट होता है, जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, अब बचता कौन सा, फोर्थ वाला, यानी हाइपर लिंक हमारा पैराग्राफ अलाइनमेंट के अंदर नहीं आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, किसी डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन अथवा एक टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु किसका उपयोग करते हैं। यानी अगर आपको कोई भी आइडेंटिटी लगानी है पेज नंबर पर तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुक मार्क, क्योंकि बुक मार्क के जरिए हम एक लोकेशन को मार्क कर सकते हैं अगर हमें जाना हो एक टेक्स्ट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट से सभी प्रकार की फॉर्मेट और स्टाइल को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को ही हटा रहे हैं तो वहाँ पर हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, किस की कर्सर के बाईं तरफ से अक्षरों को ये मिटाता हुआ चलता है। इसका आंसर बहुत ईजी है, जो कि इसका आंसर होगा बैक स्पेस। बैक स्पेस इसका आंसर होगा। और अगर दाईं तरफ से अगर यहाँ पर आपको पूछ लेते हैं तो वहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन लगाना पड़ेगा। बट अभी जो यहाँ पर 35 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें
और आप हमारे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।